औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये दोनों टॉपिक जो है हम कवर करेंगे। लॉज ऑफ लर्निंग जो है ये दिए थे थॉर्नडाइक ने। ई एल थॉर्नडाइक जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कैट पे। एक भूखे कैट को उन्होंने एक केज में बंद किया, एक पिंजरे में उसको बंद किया, बाहर एक खुराक रख दिया। अभी कैट कोशिश कर रहा है कि उसी खुराक की तरफ पहुंचे, लेकिन वो जो दरवाज़ा है वो बंद है और उसका वाहिद रास्ता जो है वो एक लेवर है जो कि अंदर फिटेड है, जो कि थॉर्नडाइक ने फिट किया हुआ है। अभी बिल्ली बार बार कोशिश कर रही है कि ये खाना मुझे मिल जाए, और अनफॉर्चुनेटली एंड अनवॉलंटियरली वो प्रेस को वो लेवर को प्रेस करता है, वो बिल्ली प्रेस करती है। ठीक है, तो वो जो दरवाज़ा है वो ओपन होता है और बिल्ली जाके वहाँ पर जो खुराक है वो खाता है, और फिर बाद में अगेन जो थॉर्नडाइक है उसको अगेन ही यही प्रोसेस जो है वो बार बार रिपीट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उनको ये पता चलता है कि फर्स्ट जब वो अटेम्प्ट करता है, जो ट्रायल करता है, वो जो बिल्ली है, तो उसमें जो टाइम लगता है सेकंड में वो टाइम कम लगता है, थर्ड में वो उससे भी कम लगता है। मतलब वो जो टाइम का ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने फिर कुछ लाज दिए कि जब बिल्ली ने कोशिश की बार बार तो उन्होंने खाना हासिल किया। तो अभी ये जो बार बार कोशिश है ये है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, अभी बिल्ली को फूड मिल गई तो ये लाभ इफेक्ट है। अभी फूड उनको मिली है इसलिए अगेन वो कोशिश कर रही है कि मैं जाके फूड खाऊं। ठीक है, ये है। अच्छा, लाभ रेडीनेस, अगर बिल्ली को भूख नहीं होती तो बिल्ली जो है कोशिश नहीं करती। ठीक है, तो ये है लाभ रेडीनेस। इसी तरह के और भी लाज है। इन्होंने टोटल जो है 11 लाज दिए थे थॉर्नडाइक ने, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो प्राइमरी लाज 3 है, और उसके बाद जो है सेकेंडरी लाज जो है वो 11 है। टोटल 8 है सेकेंडरी लाज, और जो टोटल बनते हैं ग्रैंड टोटल वो 11 है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसमें से 8 जो लाज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के हवाले से भी यही जो है इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिकली ये जो फर्स्ट 3 लाज है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब यही है कि जब एक बंदा रेडी होता है तो वो अच्छा सीख जाता है। ठीक है, जब एक बंदा रेडी नहीं होता तो फिर वो नहीं सीख सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, सुबह सवेरे आता है स्कूल को, तो अभी हमने फर्स्ट उसकी जो रेडीनेस है उस पर फोकस करना है कि ये जो स्टूडेंट है आया ये रेडी है भी कि नहीं है। वैसे हम सबक पढ़ा रहे हैं तो फिर तो वो गेन नहीं कर सकता जब तक हमें पता ना चले कि ये स्टूडेंट जो है वो रेडी है। हो सकता है उसके घर में कुछ इश्यूज चल रहे हो, सुबह सवेरे जो है बच्चा आता है लेकिन उसका जो जहन होता है वो माइंडली वो मेंटली जो है डिस्टर्ब होता है, और वो जो उसका जहन है वो बिल्कुल तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड जो है, फिर अगर वो तैयार है बॉडीली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, ठीक है, तो बंदा जो है वो स्टूडेंट जो है वो सीख सकता है। ठीक है, तो इसीलिए थॉर्नडाइक ने कहा कि लॉ ऑफ रेडियंस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। और जाहिर ही बात है इंपॉर्टेंट है, जब तक एक बंदा रेडी ना हो सीखने के लिए वो नहीं सीख सकता। तो लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है ईगरनेस और प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, ईगरनेस और प्रिपेयर्डनेस। जो ईगरनेस और प्रिपेयर्डनेस है इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, या इसको हम रेडीनेस कहते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट इंडिविजुअल लर्न बेस्ट व्हेन दे आर रेडी टू लर्न। रेडीनेस refers to the learner physical, emotional and mental preparedness to engage with material। ठीक है, एक बच्चा जो है उसको चाहिए कि वो फिजिकली, इमोशनली और मेंटली तीनों एस्पेक्ट में अगर प्रेजेंट है तो वो गेन कर लेगा। अगर एक एस्पेक्ट में भी वो एब्सेंट है फिर वो नहीं गेन कर सकता। मेंटली अगर वो किसी और जगह पर है और क्लास के अंदर वो फिजिकली बैठा है तब भी वो गेन नहीं कर सकता। अगर इमोशनली वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, सुबह सवेरे आते हुए उनका कोई झगड़ा हो गया है या कोई जख्मी है वो, फिर तो फिर वो नहीं सीख सकता। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ रेडीनेस। सेकंड जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसको हम लॉ ऑफ ड्रिल भी कहते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ ड्रिल। ड्रिल का मतलब है प्रैक्टिस। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं या कोई बच्चा बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसी ही प्रैक्टिस से क्या करता है वो सीख जाता है, बच्चा सीख जाता है।
बार बार, ठीक है। और इसी प्रैक्टिस को और इसी लैप एक्सरसाइज को थॉर्नडाइक ने फर्दर डिवाइड किया था दो लॉज में, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। तो थॉर्नडाइक कहता है, अच्छा मुश्ताक अहमद साहब अपना माइक ऑफ कीजिएगा। जी, माइक ऑफ कीजिएगा। अच्छा जी, तो लैब एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जो नॉलेज है वो रिपीट हो रहा है, उसकी रिपीटिशन हो रही है, तो वो चीज़ें जो है हमें याद रहती है। और जो जो चीज़ें हम रिपीट नहीं करते तो वो भूल जाती है, वो डिके हो जाती है, ठीक है। तो लैब एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारे एक्सरसाइज में होगी, जो ड्रिल में होगी, जो प्रैक्टिस में होगी, वो ज़्यादा क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। दिस लॉ सजेस्ट दैट प्रैक्टिस एंड रिपीटिशंस are essential for learning. It has two types. इसके फर्दर टू टाइप्स है, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। अगर फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन आपके साथ है, आप उसको यूज कर रहे हो, तो फिर वो तो आपसे भूल नहीं जाती, वो जहन के अंदर ही रहती है। लॉ ऑफ डिसयूज का मतलब ये है, अगर इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपके साथ है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर वो जो है डिके हो जाती है। दिस इज लॉ ऑफ डिसयूज, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में फर्दर ये लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज है। अच्छा, थर्ड जो है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट को अगर हम देखें तो ये बेस करता है ओपेरेंट कंडीशनिंग पे। ओपेरेंट कंडीशनिंग क्या है, मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया था साइकोलॉजी के चैप्टर में, कि इसको हम RS कंडीशनिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, तो उसी रिस्पॉन्स को, उसी कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा स्टिमुलस है उसको स्ट्रेंथन करें। फॉर एग्जांपल, सुबह सवेरे एक बच्चा आता है क्लासरूम को और बिल्कुल ही वो पंक्चुअल है, हम उनको प्राइज देते हैं, उनको मनी देते हैं, ठीक है, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो बच्चा है, इसी कॉन्सिक्वेंस के जरिए, इसी नतीजे के जरिए, इसी इसी के वजह से वो सुबह अगेन वो कोशिश करेगा कि सुबह सवेरे पहुंच जाए, ठीक है। और उनकी री एनफोर्समेंट होगी, इसको हम री एनफोर्समेंट भी कहते हैं, ठीक है। री एनफोर्समेंट का मतलब ये है स्ट्रेंथन करना किसी चीज को, किसी बिहेवियर को। जब हम स्ट्रेंथन करते हैं तो उसको हम कहते हैं री एनफोर्समेंट। पॉजिटिव री एनफोर्समेंट, नेगेटिव री एनफोर्समेंट, ये इनके टाइप्स भी है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने पढ़ा था, जो कि BF स्किनर का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रोपोज बाय साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये तो थॉर्नडाइक ने प्रेजेंट किया है, लेकिन ये जो बेस करता है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस करता है। दिया तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है, जितने भी लॉज है, ये थॉर्नडाइक ने दिए हुए हैं, लेकिन ये बेस करती है ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। प्रोपोज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक, दिस लॉ asserts that learning is strengthened when associated with a positive or satisfying effect. जब इफेक्ट पॉजिटिव हो या सेटिस्फाई हो, तो फिर बंदे को मजा आता है, वो कोशिश करता है कि उसी चीज को दोबारा करे, ठीक है। बिहेवियर that lead to positive outcomes are more likely to be repeated, while those that result in negative consequences are less likely to be repeated. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो consequences है वो अच्छे नहीं है, ठीक है, तो फिर बच्चा जो है या लर्नर जो है वो कोशिश करेगा कि उसी चीज को अवॉइड करे, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ इफेक्ट, ये प्राइमरी लॉज है, ये जो तीनों है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, इन तीनों को हम प्राइमरी लॉज ऑफ थॉर्नडाइक भी कहते हैं और प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। अच्छा, लॉ क्या होता है? लॉ जो होता है ये थ्योरी के बाद बनता है, थ्योरी का जो प्रोडक्ट होता है थ्योरी का, उसको हम कहते हैं लॉ। थ्योरी कैसी बनती है? पहले हमारे पास हम एक प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसी प्रॉब्लम के बेस पे हम अपना हाइपोथेसिस ड्रा करते हैं, उसी हाइपोथेसिस के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन के बाद उसकी एनालिसिस करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन के बाद उसकी जो कंक्लूजन पे चले जाते हैं, तो या तो थ्योरी बनती है या वो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, या थ्योरी बनती है या रिजेक्ट होती है। तो लॉ को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एनी यूनिवर्सल थ्योरी व्हिच इज एक्सेप्टेबल, या थ्योरी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एनी यूनिवर्सल स्टेटमेंट व्हिच इज एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जांपल, एक थ्योरी है, वो हर जगह पर एक ही तरह एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि उसके पीछे रिसर्चर का 10-15 साल का एक काम होता है, बहुत ही वेल जो है फर्निश रिसर्च होता है, ठीक है। इन डेप्थ वो रिसर्च करता है, उसी रिसर्च के बाद वो ला देता है, जितने भी प्लास है उनसे निकल जाते हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल ही क्रक्स और रिफाइंड फॉर्म में आ जाती है, तो फिर उसको हम थ्योरी कहते हैं। और जब थ्योरी
आगे जाती है तो उससे हमारा जो है ला बनता है, ठीक है। तो फिर हमारा ये हो गया ला। तो इसे हम कहते हैं ला ऑफ लर्निंग, ठीक है। ला ऑफ लर्निंग जो है बेसिक प्राइमरी तीन है, ला ऑफ रेडीनेस, ला ऑफ एक्सरसाइज एंड ला ऑफ इफेक्ट, ठीक है। आगे हम जाते हैं। अच्छा, आवाज़ मेरी पहुंच रही है हबीबुर रहमान साहब? जी पहुंच रही है। ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, थर्ड जो है हमारे पास ला ऑफ इंटेंसिटी है। ये देखो, किसी चीज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो वो चीज़ ज़्यादा रहती है, देर ज़्यादा जो है लर्न रहती है, ज़्यादा देर तक लर्न रहती है, ठीक है। ला ऑफ इंटेंसिटी, दिस ला पोस्ट पोजिट्स दैट अ स्ट्रॉन्ग इंटेंस एक्सपीरियंस और स्टिमुलस is more likely to result in effective learning। स्ट्रॉन्ग इंटेंस एक्सपीरियंस इसको कहते हैं कि किसी चीज़ की शिद्दत कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह पे लर्निंग हो रही है आपके लिए, आपके जहन में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है इसी चीज़ के लिए, तो फिर आप सीख जाते हो। लेकिन अगर आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है, आप कोशिश नहीं कर रहे हो कि मैं उनको सीखूं, तो फिर वो चीज़ जो है सीखना आपके लिए मुश्किल होता है। दिस अपोजिट दैट अ स्ट्रॉन्ग इंटेंस एक्सपीरियंस आर स्टिमुलस इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है। स्टिमुलस का मतलब है एनी डिटेक्टिबल चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी, एनी डिटेक्टिबल चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी। जो भी हम स्टिमुलस देते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो this law posits that a strong intense experience or stimulus is more likely to result in effective learning। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतनी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव होगी, ठीक है। इंटेंस एक्सपीरियंसेस टेंस टू लीव अ डीपर इंप्रेशन ऑन लर्नर, मेकिंग द मटेरियल मोर मेमोरेबल, ठीक है। जितनी भी चीजें इंटेंस होगी, चीजें मोर मेमोरेबल होगी, ठीक है। ये है लॉ ऑफ इंटेंसिटी। लॉ ऑफ प्राइमेसी एंड लॉ ऑफ रिसेंसी, देखो, प्राइमेसी का मतलब ये है कि जो चीजें हम पहले पढ़ते हैं वो ज्यादा याद रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास शुरू होता है तो शुरू शुरू की जो चीज़ें होती है उसमें हम फ्रेश होते हैं। अभी हम फ्रेश है तो चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। क्लास के एंड में फिर हम इतना नहीं सीख सकते क्योंकि बंदा थका हुआ होता है। या फॉर एग्जाम्पल, जब स्कूल स्टार्ट होता है तो जो फर्स्ट क्लास होता है वहाँ पर बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं, दिस इज प्राइमेसी। लेकिन लास्ट में फिर जो बच्चे होते हैं वो थक जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो नहीं सीख सकते, ठीक है। तो इसी तरह ये जो प्राइमेसी है इनसे मुराद यही है। और जो रिसेंसी है, रिसेंसी का मतलब है रीसेंट चीजें। जिस तरह अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अभी सुन रहे हो, तो जिस तरह मैं अभी लॉ ऑफ रिसेंसी की बात कर रहा हूँ, तो ये चीजें आप लोगों की जहन में बहुत ही जल्दी, आप लोग के जहन जो है इसको जल्दी पिकअप करती है, ठीक है, क्योंकि ये रीसेंट चीजें हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन पहले जो मैंने स्टार्ट की, फर्स्ट जो लॉ थी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो वो प्राइमेसी थी। और अभी ये जो है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रिसेंसी है। तो प्राइमरी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा याद रहती है, और जो रीसेंट चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा रहती है, याद रहती है, ठीक है। द लॉ ऑफ प्राइमेसी assert that information learned first tend to have a stronger impact and is better retained than information learned later. Initial experiences often have a lasting influence on subsequent learning। जो हमारी इनिशियल एक्सपीरियंसेस होती है शुरू शुरू में, तो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, उससे हम बहुत ज्यादा सीख जाते हैं। लॉ ऑफ रिसेंसी इज कंसिस्ट टू लॉ इज इन कंट्रास्ट टू लॉ ऑफ प्राइमेसी। ये कंट्रास्ट है क्योंकि ये लास्ट में हम चीजें सीखते हैं, क्योंकि लास्ट में वही चीजें सीखते हैं जो कि रीसेंट होती है। एंड कंट्रास्ट टू द लॉ ऑफ प्राइमेसी, द लॉ ऑफ रिसेंसी सजेस्ट्स दैट इंफॉर्मेशन लर्न मोस्ट रिसेंटली एज मोर लाइकली टू बी रिकॉल्ड, ठीक है। जितनी अभी इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल आ रही है, हमें पहुंच रही है, तो उसको रिकॉल करना हमारे लिए मुश्किल आसान होता है, ठीक है। दिस लॉ एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिव्यूइंग एंड reinforcing recently learned material to improve retention. Law of exercise, repeatedly practicing a skill or behavior lead to strengthen learning and retention, ठीक है। ये तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात कर रहा है, ठीक है। जो हमने लॉज पढ़े, स्पेसिफिकली 6 लॉज आज हमने पढ़ लिए, ये काफ़ी है। आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग को। बस जो लॉ थी वो थी लॉ ऑफ रेडीनेस। देन जो है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिव्यू देता हूँ। अगेन पिछले स्लाइड पे मैं जाता हूँ, ये देखो,
ला ऑफ रेडीनेस है, ला ऑफ एक्सरसाइज है, ला ऑफ इफेक्ट है। रेडीनेस का मतलब यही है, ईगरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, ला ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है ड्रिल, प्रैक्टिस, रिपीटिशन। ला ऑफ इफेक्ट का मतलब यही है कि कॉन्सिक्वेंसेज री एंड प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज आर पनिशमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे तीन लाज है। ला ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब है इंटेंस एक्सपीरियंसेस आर व्हाट द वैल्यू आई थिंक हैव इन योर लाइफ। ठीक है, कि कोई चीज आपकी जिंदगी में कितना स्ट्रांग है, कितनी इंटेंसिटी रख रहा है, तो फिर उसका लर्न करना आपके लिए इजी होता है। ठीक है, फिर ला ऑफ प्राइमेसी जो है ये प्राइमरी चीज़ों से, और ला ऑफ रिसेंसी जो है ये रीसेंट चीज़ों से, जो हमारी अभी अभी चीज़ें हो रही है उनसे जो है ये रिलेटेड है। तो ये हमारे पास ला प्राइमेसी एंड ला ऑफ रिसेंसी। ठीक है, ये सिक्स लाज है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, आवाज़ पहुंच रही है मेरी? अलीफ गुल साहब, हबीबुर रहमान साहब। जी आवाज़ ठीक है बिल्कुल। ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, आगे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत कई बार अभी आप लोग को पता चल जाएगा, ये जो टाइप्स ऑफ लर्निंग है इनसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इसी इंटरव्यू के अंदर पूछे गए हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग पूछा गया है, क्लासिकल कंडीशनिंग पूछा गया है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पूछा गया है, कॉग्निटिव लर्निंग पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन जो है ये इसी ही इंटरव्यू के अंदर ये सारे पूछे गए हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये एज सच में इतना आसान नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग को याद करने के लिए आप लोगों ने क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि आई 1 पलप की जो बिहेवियरिज्म है वहां पर जाना होगा डिटेल में पढ़ने के लिए। ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए अगेन बी एफ स्किनर को पढ़ना होगा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए अल्बर्ट बेंडोरा को पढ़ना होगा। कॉग्निटिव लर्निंग के लिए जो हमारे पास पियाजे है, जो जो बेंडोरा है, जीरूम ब्रूनर है, उसको पढ़ना होगा। और भी चीज़ें आगे आ रही है तो मैं आप लोग को वन बाय वन उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? इसको हम एस कंडीशनिंग भी कहते हैं। एस कंडीशनिंग याद रखिएगा। एस कंडीशनिंग का मतलब यही है कि स्टिमुलस से हम स्ट्रेंथन करते हैं स्टिमुलस को। स्टिमुलस से हम स्ट्रेंथन करते हैं स्टिमुलस को, कि किसी तरह इसमें हम कंडीशनिंग करते हैं। कंडीशनिंग का मतलब यही है कि दो चीज़ों को आपस में मिलाना, दो चीज़ों का एक ताल्लुक पैदा करना, उसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। किसी तरह जिस तरह आई 1 पॉलिप ने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने कुत्ते को जो फूड प्रेजेंट करना था तो फूड के साथ घंटी को उन्होंने कंडीशन किया था। फूड और घंटी के दरमियान उन्होंने क्या की थी? कंडीशनिंग की थी, उनको टाई किया था, बांध दिया था दोनों को। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इसमें हम इस तरह करते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ बांध देते हैं, कि वो जो बिहेवियर है, जो जो स्टिमुलस है, उनको हम या तो स्ट्रेंथन करें या हम उसको रिमूव करें, वीकेंड करें। ठीक है, जिस तरह आइवन फॉलिप ने किया था, पहले डॉग को फूड मिलता था, तो उसी फूड से डॉग का जो सलाइवा था वो एक्सक्रीट होता था। फिर उस उन्होंने इस तरह किया कि उसी फूड के साथ उन्होंने घंटी उसके साथ अटैच की। जब घंटी अटैच की तो फिर घंटी बजती थी, फिर उसके बाद उसको फूड प्रेजेंट किया जाता था डॉग को, तो फिर उसका सलाइवा आता था अगेन। ठीक है, बाद में उन्होंने इस तरह किया कि ये प्रोसेस रिपीटडली करने के बाद जब उन्होंने वो जो फूड था वो रिमूव किया, और जब घंटी बजती थी तो घंटी से उसके मुंह में पानी आना शुरू हुआ। ठीक है, तो उन्होंने फिर ये कंक्लूड किया कि ये जो अभी ये स्ट्रेंथन हो रहा है ये बिहेवियर, तो ये एक कंडीशनिंग है। ठीक है, तो इसी तरह हम बिहेवियर को रिमूव भी कर सकते हैं और हम बिहेवियर को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने इस तरह किया कि पहले तो उसकी कंडीशनिंग की, फिर उसकी एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन किस तरह की? कि उन्होंने फिर अगेन वो जो फूड थी वो घंटी से अनकंडीशन कर ली। अनकंडीशन का मतलब यही है कि जब वो खुराक, जब वो घंटी बजती थी तो अभी कुत्ते को पता चल गया कि मुझे तो खाना नहीं मिलने वाला। अगेन एंड अगेन यही प्रोसेस, जस्ट घंटी वाला प्रोसेस जो है वो आई 1 बॉल रिपीट कर रहा है। तो कुत्ते, एक ऐसा वक्त आया कि कुत्ते की वो जो सलाइवा आना था वो बंद हो गया, क्योंकि कुत्ते को अभी पता चला कि अभी घंटी के साथ मुझे खाना नहीं मिल रहा है।
ठीक है। तो उनको पता चला कि ये जो कनन नहीं मिल रहा है ये उसकी एक्सटेंशन है, मतलब स्लोली स्लोली वो जो बिहेवियर थे वो उनसे रिमूव हो गए। तो यहाँ पर आइवर पॉलिप ने ये साबित करने की कोशिश की कि जो बिहेवियर होते हैं उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं, उनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उनको हम ऐड भी कर सकते हैं। तीनों चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग का जो किस्सा है इसको हम एसएस कंडीशनिंग भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ लर्निंग वाज फेमसली स्टडीड बाय आइवन फॉलोप। आइवन फॉलोप का ताल्लुक जो है वो रशिया से था। इट इन्वॉल्व्स एसोसिएटिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस विद एन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। न्यूट्रल स्टिमुलस को इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स के साथ इन्होंने क्या क्या बांध दिया, मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले बताया, ओवर टाइम द न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम अ कंडीशन स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था यहाँ पर? वो था घंटी। घंटी न्यूट्रल स्टिमुलस था, वही स्टिमुलस जिससे जो कुत्ते की मुंह में पानी नहीं आती थी पहले। ठीक है, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था। लेकिन जब उन दोनों को उन्होंने ट्राई किया तो फिर वो जब अगेन उनको रिमूव किया फूड को, तो जस्ट घंटी से जो है उनकी जो सलाइवा थी वो आती थी। तो इन्होंने कहा कि इसको अभी हम क्या कहेंगे, कंडीशन स्टिमुलस कहेंगे। ठीक है, eliciting the same response, an example is Paul of dog associating the sound of a bill with food। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, हम कंडीशन करते हैं और उसी कंडीशन के जरिए ही स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट वीक है तो हम कोशिश करते हैं कि उनको मतलब थोड़ा जो है उनके साथ कुछ चीज़ ऐसी एसोसिएट करे कि उनको इसके साथ मजबूर कर ले कि वो जो है क्या करे, वो सीख जाए। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, अगर फॉर एग्जांपल बच्चा जो है अभी सही आंसर देता है या एक क्वेश्चन जो है वो ठीक सॉल्व करता है, हम उसको रिवार्ड देते हैं। जब हम उसको रिवार्ड देते हैं तो उसी रिवार्ड के बेस पे उसका जो उसकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। अगेन वो कोशिश करता है कि मैं जो है लर्निंग करूँ, या उसके लिए क्लास के अंदर तालियां बजाते हैं या कोई और उसको मोटिवेट करते हैं। जब हम कंसिक्वेंसेस को प्लीजेंटली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे के लिए तो फिर वो कोशिश करते हैं कि वो सीखे। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग proposed by B.F. Skinner, operant conditioning involves learning through consequences। जैसा मैंने आप लोग कहा कि जो नताइज मिल रहे हैं, अगर नताइज अच्छे हैं बच्चा कोशिश करेगा कि बार बार रिपीट करे, अगर नताइज अच्छे नहीं है तो फिर बच्चा जो है वो अवॉइड करेगा। बिहेवियर दैट इज reinforced रिवॉर्डेड इज मोर लाइकली टू बी रिपीटेड while बिहेवियर दैट इज punished इज लेस लाइकली टू बी अकर। ठीक है, फिर है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है अल्बर्ट बेंडोरा ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अल्बर्ट बेंडोरा जो है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सा एजुकेशनिस्ट है अमेरिकन, इसका ताल्लुक अमेरिका से है, जो कि इसकी अभी रिसेंटली उसकी डेथ हो गई है 2021 में। 2021 में अल्बर्ट बेंडोरा की जो है वो डेथ हो गई है अभी। ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय इमिटेशन भी हम इसको कहते हैं, लर्निंग बाय इमिटेशन, मॉडलिंग भी हम इसको कहते हैं। इसका मतलब यही है कि फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ हमें रागिब करती है अपनी तरफ, तो फर्स्ट हम उसकी तरफ रागिब हो जाते हैं, फिर उसकी तरह हम एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह कोई अपने आप को सलमान खान कहता है, कोई अपने आप को शाहरुख खान कहता है, कोई अपने आप को तारिक जमील साहब कहता है, कोई अपने आप को इमरान खान कहता है। ये क्यों? ये मॉडलिंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जो स्टूडेंट होते हैं, टीचर को जो है टीचर के लिए ये रिक्वायर है कि वो अपने आप को एज अ रोल मॉडल के तौर पर, एज अ मेंटोर की तरह पर जो है प्रेजेंट करे, कि वो जो बच्चे हैं वो उनको उनको उनकी मॉडलिंग करे, उनको कॉपी करे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में प्रिंसिपल जो थे, चार प्रिंसिपल दिए थे अल्पर बेंडोरा ने। इन्होंने कहा था कि फर्स्ट, किसी चीज की तरफ हम अटेंशन देते हैं, हम रागिब हो जाते हैं। जब अटेंशन देते हैं फिर उसके लिए हमारे लिए उसके लिए हम इंफॉर्मेशन रिटेन करते हैं, उसको फिर रिटेंशन कहते हैं। पहला हो गया अटेंशन, फिर हो गया रिटेंशन, फिर उसी तरह बनते हैं रिप्रोडक्शन, उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो है वो हमारी री एनफोर्समेंट होती है, वो हमारे जो बिहेवियर होते हैं उसकी तरह उसी बिहेवियर का हिस्सा जो है ये बनना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मेरा जो रोल मॉडल है वो तारिक जमील साहब है, तो पहले क्या करता है उसकी तरह उसकी तरफ जो है वो रागिब हो जाता है, जिसको हम अटेंशन कहते हैं। जब उसकी तरफ ये रागिब हो गया तो अटेंशन के बाद फिर उसकी रिटेंशन,
उसके जितने भी वीडियोस है, जितने भी तकारीर है, तो फिर उसको सुनता है। फिर उसके सुनने के बाद ये रिटेंशन हो गई। फिर रिप्रोडक्शन, तारिक जमील साहब की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करता है, ये रिप्रोडक्शन हो गई। फिर री मीन के उसी तरह ही उसकी उसकी पर्सनालिटी जो है उसी तरह ग्रूम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके जितने बिहेवियर है वो इस तरह ही जो है शो होने लगते हैं, और फिर उसी तरह ही बनने की फिर वो कोशिश करता है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को हम मॉडलिंग भी कहते हैं या इमिटेशन, लर्निंग बाय इमिटेशन भी कहते हैं। दिस इज लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, observing others behavior and its outcomes. Albert Bandura is known for his work on this type of learning. It's often referred to as modeling, modeling भी इसको कहते हैं, और social learning, social learning भी इसको कहते हैं। ठीक है, people can learn by watching other and imitating their action. Imitating mean कॉपी करना, किसी का स्टाइल या किसी को कॉपी करने को हम इमिटेटिंग कहते हैं, इमिटेट करना। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग में हम क्या करते हैं, इमिटेशन करते हैं। अच्छा, कॉग्निटिव लर्निंग जो है इसका ताल्लुक जो है मेंटल प्रोसेसेस के साथ है। ठीक है, तो कॉग्निटिव लर्निंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। गेगन 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग जो है उसमें हम पढ़ेंगे। गेगन ने या गेनी, उसको हम गेगन भी कहते हैं या गेनी भी कहते हैं। गेनी की 8 टाइप ऑफ लर्निंग जो है उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सिग्नल लर्निंग है, फिर चेन लर्निंग है, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है, फिर इसी तरह आगे हम जाएंगे। जो लास्ट वाला स्टेज है उसका 8वां स्टेज वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग है, जो क्रिटिकल पेडागॉजी हमने पहले पढ़ी थी पॉलो प्रायर की। तो क्रिटिकल थिंकिंग है एंड डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या है, इस पर इंशाल्लाह मैं आप लोग को एक लेक्चर दूंगा। डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन हम किस तरह लेते हैं। डिसीजन के 3 मॉडल्स हैं। ठीक है, पहले हम इस तरह करते हैं कि या तो सर्टेनिटी में डिसीजन लेते हैं। सर्टेनिटी मीन एक ऐसी जगह पे आप डिसीजन ले रहे हो जहां पर सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ है। फॉर एग्जांपल, झगड़ा हो गया है, अभी A to Z आपको पता है कि इसी झगड़े का ये क्यों हुआ है, या इसके काजेस क्या थे, ये कौन सी जगह पे हुआ है, सारी चीज़ें आपको पता है। वहां पर आप डिसीजन लेते हो, ये एक सिनारियो है। दूसरा सिनारियो है जो है अनसर्टिनिटी है। ठीक है, वहां पर बिल्कुल आपको पता ही नहीं है। तो आपने पहले क्या करना होगा, सर्टिनिटी की तरफ पहुंचना होगा। जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना है, फिर उसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है, फिर उससे अल्टरनेटिव्स बनाने हैं, फिर एक अल्टरनेटिव को चूज करना है। दिस इज डिसीजन मेकिंग। तो जो डिसीजन होगा वो आपका फिर बन जाएगा। ठीक है, इसके हम इंशाल्लाह तीनों मॉडल पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स हायर मेंटल प्रोसेसेस एंड इट्स नॉट नेसेसरली टाइड टू बिहेवियर। हायर मेंटल प्रोसेसेस, ब्लूम टेक्सोनोमी, कॉग्निटिव डोमेन। ब्लूम टेक्सोनोमी, बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में एक टेक्सोनोमी दी थी जिसको हम ब्लूम टेक्सोनोमी कहते हैं। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनोमी के 6 जो पहले लेवल है। ठीक है, पहले 6 लेवल में पहले जो 2 है नॉलेज एंड कम्प्रिहेंशन, उसके बाद जो हमारे आते हैं 4। ठीक है, तो वो है हायर मेंटल प्रोसेसेस। तो उनसे जितनी भी चीज़ें रिलेटेड है, तो डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। और यही चीज़ें जो है कॉग्निटिव लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कॉग्निटिव लर्निंग क्या है, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कॉग्निटिव लर्निंग स्पेसिफिकली वो होता है जिसका ताल्लुक कॉग्निशन के साथ है, मेंटल के साथ है, मेंटल प्रोसेसेस के साथ है। ठीक है, तो हो गया हमारे पास कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा आगे जाते हैं। अच्छा, समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी, आवाज़ मेरे पहुंच रही है? हबीब रहमान साहब। जी जी, पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है। ओके जी, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी, री एनफोर्समेंट लर्निंग, अगेन वही चीज़ आ रही है जिसको हम री एनफोर्समेंट को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। री एनफोर्समेंट का मतलब ये है कि आप क्या करते हो, एक चीज़ की वजह से दूसरा चीज़ आप री एनफोर्स कर रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो। ठीक है, दिस इज टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। ये देखो, मशीन लर्निंग से मुझे याद आया, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो प्रोग्राम लर्निंग का कंसेप्ट बी एफ स्किनर ने दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले ने। ठीक है, तो बी एफ स्किनर में प्रोग्राम लर्निंग का मतलब यही होता है कि एक कंप्यूटर है
कंप्यूटर के ज़रिए एक प्रोग्राम कंट्रोल किया जाता है और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन होते हैं वो उसमें डाले जाते हैं। जब आप उसको अटेम्प्ट करते हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक क्वेश्चन है, आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने जस्ट एक एमसीक्यू पे क्लिक किया। जब आपने क्लिक किया तो फॉर एग्जांपल वो आपने सही किया, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको ले जाएगा नेक्स्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो अभी आपको ऑन द स्पॉट क्या मिल रहा है? आपको रिवार्ड मिल रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ऑन द स्पॉट जो आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आपको मोटिवेट कर रहा है कि आपने आगे जाना है। दिस इज प्रोग्राम लर्निंग। अगर आपने गलत जगह पे क्लिक किया, फॉर एग्जांपल उसमें ऑप्शन 4 थे, डिस्ट्रैक्टर जो 3 थे, आपने एक डिस्ट्रैक्टर, डिस्ट्रैक्टर उसको कहते हैं जो गलत, जो रॉन्ग आंसर होता है उसको हम डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट होता है उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, और जो एक होता है उसको हम आंसर कहते हैं। एक आंसर, एक स्ट्रीम और एक 3 जो है वो डिस्ट्रक्टर, या 4 5 भी हो सकते हैं डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल आपने डिस्ट्रक्टर पे क्लिक किया तो वो जो मशीन है वो कोशिश करेगा, सॉफ्टवेयर कोशिश करेगा कि फर्स्ट आपको वो चीज़ समझाए, फिर बाद में आपको आगे ले जाए। ठीक है, तो आप सेकंड पे नहीं पहुंच सकते जब तक आप फर्स्ट को अटेम्प्ट नहीं करते। तो ये आपको जो है ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिलता है, तो इसको हम प्रोग्राम्ड और मशीन लर्निंग कहते हैं। This type of machine learning, we are in urgent learn to make agent learn to make decision by interacting within environment. The agent receives feedback in the form of reward or penalties based on its action. ये देखो, उनको फीडबैक डायरेक्ट मिलता है। जब डायरेक्ट उनको फीडबैक मिलता है, या तो मोटिवेट हो जाता है और या डीमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, and it's learning to optimize its behavior to maximize reward over time. ठीक है, अपना रिवॉर्ड मैक्सिमाइज करने के लिए फिर क्या करता है? अगेन एंड अगेन वो कोशिश करता है कि उसी चीज को रिपीट कर ले। ठीक है, अच्छा, सीमेंटिक लर्निंग। सीमेंटिक का मतलब यही है कि किसी चीज का मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड करना। एक होता है सिमियोटिक। सिमियोटिक कहते हैं सिंबल्स को। ठीक है, सिंबल्स को सिमियोटिक कहते हैं। सीमेंटिक कहते हैं मीनिंग को। किसी चीज की जब हम मीनिंग की तरफ जाते हैं, उसको बिल्कुल मतलब उसका मफहूम समझने की कोशिश करते हैं, उसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम कहते हैं सिमेंटिक लर्निंग। सिमेंटिक लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड। ये देखो, मीनिंग ऑफ वर्ड, कॉन्सेप्ट्स आर आइडियाज। ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। इट कैन बी बोथ एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मीन वाजे, एंड इम्प्लिसिट गैर वाजे। ठीक है, एक्सप्लिसिट जो होगा वो वाजे होगा, बिल्कुल फॉर्मल होगा, वेल स्ट्रक्चर होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। एंड इम्प्लिसिट जो होगा वो ना स्ट्रक्चर होगा, ना वाजे होगा, और ना वेल ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, तो सेमेंटिक लर्निंग जो है ये होती है, ये लैंग्वेजेस की टर्मिनोलॉजी से, लिंग्विस्टिक की, उसमें अक्सर यूज होती है। ठीक है, अच्छा, मोटर लर्निंग जो है, मोटर लर्निंग का मतलब ये है कि जहाँ पर आपकी मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व हो किसी जगह पे फिजिकली। जब आप इन्वॉल्व होते हो लर्निंग बाय डूइंग, तो उसको हम कहते हैं मोटर लर्निंग। Motor learning involves acquiring and improving physical skills and abilities. It's essential for activities such as playing sports, playing musical instruments, or mastering fine motor tasks like typing. ठीक है, मतलब किसी चीज को प्रैक्टिकली हाथों से या पाँव से जब आप करते हो, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू मोटर लर्निंग। तो ये है हमारे पास मोटर लर्निंग। ठीक है, फिर है कंसेप्चुअल लर्निंग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इसी ही हेडमास्टर के इंटरव्यू में, कंसेप्चुअल लर्निंग क्या होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या होता है, फर्स्ट आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड करना है कि कंसेप्ट होते क्या है। कंसेप्ट आर द कलेक्शन ऑफ आइडियाज। जो हमारे आइडियाज होते हैं वो कंबाइनली एक कंसेप्ट बनाता है। ठीक है, तो जो कलेक्शन ऑफ आइडियाज होते हैं उसके जरिए जो हम सीखने की कोशिश करते हैं उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट हमारे आते हैं उससे हमारा एक थीम बनता है, फिर आगे जाके ये थीम्स बनाता है। तो कंसेप्चुअल लर्निंग क्या है? दिस इनवॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट and understanding how different concepts relate to one in other. It's a fundamental aspect of higher order thinking. ये देखो, ये भी एच ओ हॉट, जिसको हम कहते हैं हॉट, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। एक होता है लॉट, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल। एक होता है हॉट, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, ये दोनों जो है ब्लूम टेक्सोनोमी की जो पहले 2 लेवल है उसको हम कहते हैं लॉट्स, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और एक है हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो लास्ट 4 वाले हैं। ठीक है, दिस इनवॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ये देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? आइडियाज होते हैं। एक होता है कंक्रीट, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं,
और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो कि कंक्रीट के पीछे होता है। मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि ना व्हाट आर द फोर्सेस बिहाइंड इट, जिसको हम मीटा फिजिकल कहते हैं, जिसको हम मीटा फिजिक्स कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं स्पेसिफिकली जो उसके क्रक्स होते हैं, क्रक्स, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये थोड़ा आगे है किसी से, उससे, कंक्रीट से। जिस तरह पियाजे भी कहता है जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो उसकी जो लास्ट स्टेज है फॉर्मल, उसमें डेवलप होती है किसी बच्चे की, और जो प्री फॉर्मल स्टेज है तो उसमें बच्चे की जो कंक्रीट लर्निंग है वो, या कंक्रीट थिंकिंग है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट लर्निंग। अच्छा जी, इमोशनल लर्निंग। इमोशनल लर्निंग क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, फॉर्मल लर्निंग क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग क्या है। इमोशनल लर्निंग का मतलब है इमोशनल लर्निंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ओन्स one owns emotion and those of other. It's important for emotional intelligence and social interaction. ठीक है, देखो इमोशन होते क्या है। इमोशन के 4 बेसिक प्रिंसिपल है। इमोशन का मतलब है कि जो अपने आप की जो इमोशन है उनसे अवेयर होना और उसको मैनेज करना, और जो सोसाइटी की अदर, दूसरे लोगों की जो इमोशन है उनसे अवेयर होना और उनको मैनेज करना। इन चारों चीज़ों को हम कहते हैं इमोशनल कंट्रोल और इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अपने इमोशन को एनालाइज करना और फिर उसको मैनेज करना, और दूसरों की इमोशन को एनालाइज करके उसको मैनेज करना, ये चार जो है इसके बेसिक कंपोनेंट है ये इमोशनल लर्निंग या इमोशनल इंटेलिजेंस के। ठीक है, इसको हम EQ भी कहते हैं। ठीक है, इमोशनल लर्निंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग one's own emotions and those of others। ये पूछा गया है क्वेश्चन में, इंटरव्यू में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EQ एंड IQ। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंटरव्यू का एक क्लास में रख लूंगा, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, लेकिन अभी मैं उस पर कुछ कर रहा हूँ, इनके लिए इंशाल्लाह मैं एक क्लास रख लूंगा उस पर ही। उसमें ये सारी चीज़ें PQ क्या है, IQ क्या है, EQ क्या है, और जो है DQ डिजिटल कोशंट ये क्या है, ये चारों क्यों जो है हम इंशाल्लाह उसमें डिटेल में कंपेयर करके ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इमोशनल लर्निंग वो होती है जिसमें हम पहले अपने जो इमोशन होते हैं उनसे अवेयरनेस गेन करते हैं, फिर उसको मैनेज करते हैं, और फिर दूसरों की जो बिहेवियर होते हैं उनकी अवेयरनेस करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। ठीक है,